आप सभी का फिर स्वागत है। आज एक और टॉपिक जो भारतीय अर्थव्यवस्था में काफ़ी चर्चा में रहा है और जिस पर बहुत लंबी चौड़ी बहस भी होती रही है, वह है क्षेत्रीय असमानता, रीजनल इम्बैलेंसेस। क्षेत्रीय असमानता का मतलब यह है कि भारत में कुछ क्षेत्र आगे बढ़ गए, कुछ क्षेत्र आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से आगे बढ़ गए और कुछ क्षेत्र है वो पीछे रह गए। उनका समग्र आर्थिक विकास नहीं हो पाया। वो क्षेत्र जो राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ नहीं पाया, वह क्षेत्र जहाँ संसाधन होते हुए भी पर्याप्त मात्रा में जीडीपी में उनको हिस्सा नहीं मिल पाया, वहाँ उद्योग विकसित नहीं हो पाया, इस प्रकार का क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र कहलाता है। और कुछ क्षेत्र ऐसा है जो बहुत तेज गति से आगे बढ़ा है। उदाहरण के तौर पे अपन ले सकते हैं, उसमें महाराष्ट्र हो सकता है, गुजरात है, साउथ में कुछ क्षेत्र अपन कह सकते हैं जो कोस्टल एरिया है वो काफ़ी आगे बढ़ा है। लेकिन दूसरी तरफ आपको उड़ीसा मिल जाएगा जहाँ बहुत ही पिछड़ी हुई जगह है उड़ीसा के अंदर। इसके अलावा आप देख सकते हो महाराष्ट्र आगे बढ़ा हुआ, लेकिन उसका जो विदर्भ एरिया है वो इतना आगे नहीं बढ़ पाया। उसी प्रकार मध्य प्रदेश और इनसे जुड़ा हुआ एरिया बुंदेलखंड है जो आगे इतना नहीं बढ़ पाया, काफ़ी पिछड़ा हुआ है। राजस्थान का जयपुर और ये जो NH8 जहाँ से गुजरता है वो एरिया तो काफ़ी विकसित हुआ भी है और कुछ इंडस्ट्री भी लगी है, लेकिन अपन देख सकते हैं कि थार डेजर्ट है वो एरिया काफ़ी पिछड़ा हुआ है। उसी प्रकार दिल्ली के आसपास का एरिया, नोएडा, गुड़गांव आगे बढ़ा है। पंजाब हरियाणा निश्चित रूप से आगे बढ़ा है क्योंकि एग्रीकल्चर पर काफ़ी कब्जा रहा है और काफ़ी विदेश में भी लोग गए हैं, तो ये एरिया काफ़ी आगे बढ़ा हुआ है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत में जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं, कुछ क्षेत्र आगे बढ़ गए हैं, कुछ क्षेत्र पीछे रह गए हैं, कुछ को क्षेत्रीय असमानता बोलते हैं। उन क्षेत्रों में उद्योगों का विकास तेज गति से हुआ, तीव्र गति से हुआ और उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों का संसाधनों पर भी अधिक कब्जा रहा है और हुआ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में रीजनल इम्बैलेंसेस की समस्या शुरुआत से रही है और आज़ादी से पहले ही रही है, अपन इसको मना नहीं कर सकते हैं। तो अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि जब ये क्षेत्रीय असमानता है तो इसके प्रमुख कारण क्या क्या है, व्हाट कॉजेज ऑफ रीजनल इम्बैलेंसेस, क्यों भारत में रीजनल इम्बैलेंसेस है, क्यों भारत में क्षेत्रीय असमानता है, उसके कारण क्या हैं, उसके कुछ कारण अपन जानने का प्रयास करते हैं। एक कारण है ब्रिटिश रिजिम, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, जिसमें ब्रिटिश रिजिम अंग्रेज़ों ने शासन किया। तो अंग्रेज़ों ने शासन इस प्रकार किया कि कुछ क्षेत्र को आगे बढ़ाया, कुछ क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया। उनका अंग्रेज़ों का एकमात्र लक्ष्य था कि भारत में भारतीय लोगों का अधिक से अधिक दोहन करना, भारतीय कृषि का अधिक से अधिक दोहन करना, यहाँ से अधिक संसाधन पैसा इकट्ठा करके बाहर ले जाना, विदेशों में ले जाना, ट्रायंगल ट्रेड के द्वारा और मनी ड्रेन, कैपिटल ड्रेन फ्रॉम इंडिया टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये उनका टारगेट था। उन्होंने अधिक से अधिक यहाँ से पैसा लिया, यहाँ उन्होंने रेल बिछाई, जो भी उन्होंने काम किया उनका एकमात्र मकसद ये था कि यहाँ से अधिक कैसे रेवेन्यू जनरेट करें और कैसे यहाँ से विदेशों में ले जाएं, कैसे इससे भारत उपनिवेश का वो दोहन करे, शोषण करे, वो राजनीति उनकी रही है। इसलिए एक ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि भारत में जो क्षेत्र है वो कुछ आगे बढ़ गए और कुछ पिछड़े हुए हैं। इसी प्रकार जियोग्राफिकल फैक्टर, नेचुरल रिसोर्स। अब जियोग्राफिकल फैक्टर मतलब भौगोलिक परिदृश्य ऐसा है कि वो देश आगे बढ़ गया, मतलब वो क्षेत्र आगे बढ़ गया और बाकी क्षेत्र है वो पीछे रह गया। अब अपन लद्दाख की बात कर लें, लेह लद्दाख की बात कर लें, या ऊपर अपन यदि हिमाचल प्रदेश के ऊपर के एरिया की बात कर लें, नीचे को छोड़ दें। उसी प्रकार उत्तराखंड के ऊपर के एरिया की बात कर लें, नैनीताल मसूरी को छोड़ के यदि ऊपर चले जाएं तो वहाँ विकसित नहीं हो पाए, क्योंकि वहाँ भौगोलिक दशाएं इस प्रकार की हैं, वहाँ बर्फ़ है, वहाँ टेम्परेचर इस प्रकार का है कि वहाँ आगे मतलब वहाँ का विकास नहीं हो सकता और इसीलिए वो एरिया है वो पिछड़ा
रह जाता है। कुछ जहाँ प्रकृति संपन्न पंजाब हरियाणा, वहाँ ज़मीन है, वहाँ अच्छी तरीके से ज़मीन है, सारी सिंचित ज़मीन है, वहाँ पे आसानी से, तो इसलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी वहाँ इतना तेज़ गति से हुआ है कि उदाहरण के तौर पे आप जब देश में किसान आंदोलन चल रहा है तो हम आसानी से इसको समझ सकते हैं कि जहाँ पंजाब हरियाणा में मतलब भारत का 80% जो FCI के पास जो गेहूँ है वो पंजाब हरियाणा के पास आ रहा है, पंजाब हरियाणा से आ रहा है। इस प्रकार चावल भी बहुत ज़्यादा है वो पंजाब हरियाणा से आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये रिच एरिया है, भौगोलिक दृष्टि से ये रिच है, इसलिए ये आगे है। लेकिन कुछ एरिया थार डेजर्ट है, अब प्रकृति ही ऐसी है कि वहाँ बारिश ही नहीं हो पा रही है, कम बारिश हो रही है, इसीलिए वो तो पिछड़ा एरिया रहना ही रहना है। उसी प्रकार आप देख सकते हो विदर्भ है या बुंदेलखंड है, तो प्रकृति ने ही अन्याय किया है, इसीलिए वो एरिया पिछड़ा है। उसी प्रकार अपन फेलियर ऑफ प्लानिंग, मतलब भारत में जब योजना बनी तो योजना में भी मतलब बैलेंस्ड ग्रोथ और नॉन बैलेंस्ड ग्रोथ पे चर्चा हुई, तो इसलिए लोगों ने इस पर भी जोर दिया कि अनबैलेंस्ड, अभी शुरुआत में भारतीय योजना में जोर दिया कि अनबैलेंस्ड ग्रोथ पर भी, क्योंकि बैलेंस ग्रोथ करने के लिए इतने भारत के पास संसाधन नहीं थे, तब योजना आयोग को इतने संसाधन देने की जरूरत थी। लेकिन अब यदि बैलेंस ग्रोथ सबको बराबर का हिस्सा सोचते और हर जगह इस प्रकार के संस्थान बनाते, तब बैलेंस ग्रोथ के लिए सरकारों के पास इतने संसाधन नहीं थे। इसलिए योजना आयोग ने शुरुआत में भी इस मॉडल पे ही चली कि भारत में जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा वो इम्बैलेंस की तर्ज पर ही हुआ। कुछ क्षेत्रों पे ज़्यादा ध्यान दिया जबकि कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया। तो इसलिए हमारी योजनाओं में भी हमारी जो योजना है, हमारा जो प्लानिंग है, उसमें भी कुछ न कुछ मिस्टेक हुआ, इसलिए कुछ क्षेत्र आगे बढ़ गया और कुछ क्षेत्र पीछे रह गया। उसी प्रकार फाइनेंशियल फैसिलिटी सबसे बड़ी चीज़ होती है फाइनेंस। जैसा मैंने बताया कि अंग्रेजों ने सिस्टमेटिकली भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरा का पूरा एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी बना दिया, मतलब 100% मोस्ट इंडियन पॉपुलेशन एंगेज टू द एग्रीकल्चर, मतलब पूरा कृषि पर निर्भर भारत बना दिया। तो इसीलिए जबकि उससे पहले अंग्रेजों से आने से पहले भारत में हर हाथ में काम था, हर हाथ में हुनर था, हर घर में कुटीर उद्योग था। भारत में लगभग हर ग्राम में उद्योग था, ग्रामीण उद्योग था, लेकिन अंग्रेजों ने उसको तोड़ दिया, धराशायी कर दिया। इसीलिए पूरा का पूरा भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था बन गई और इसका परिणाम ये निकला। अब आगे आज़ादी के बाद आगे बढ़ाने के लिए हमें फाइनेंशियल सोर्स चाहिए, पैसा चाहिए, इसे पूंजी चाहिए। वो पूंजी की देश में कमी थी, बचत की दर देश में नहीं थी, 7-8% बचत की दर थी देश में, जो अपर्याप्त थी। और बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने भी ये माना था, जैसे रघुनाथ से ले लो आप, लाइविंगस्टन प्लान ले लो, सब ने ये माना कि भारत में एक्चुअली पूंजी की कमी थी उस समय आगे बढ़ने के लिए। तो इसीलिए ये फाइनेंशियल कमी अपने देश में रही है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा, क्योंकि जब तक देश में बिजली नहीं होगी, सड़कें नहीं होगी, स्कूल संस्थान नहीं होंगे, हॉस्पिटल नहीं होंगे, तब पूरे देश का एक साथ में संपूर्ण समस्त देश का एक साथ में आगे ले जाना, विकास करना संभव नहीं है। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से देश में क्षेत्रीय असमानताएं फैली है। इस प्रकार सोशियो इको डेवलपमेंट, क्योंकि भारत में समाज ऐसा रहा है, क्योंकि कुछ समाज की बुराइयां हम कह सकते हैं, हमने महिलाओं को अपने विकास में बराबर स्थान नहीं दिया। अभी भारतीय महिलाएं पिछड़ी हुई है, महिलाओं में एजुकेशन नहीं है, भारतीय महिलाएं पुरुष के साथ कंधा से कंधा मिला के बाहर जाके औद्योगिक काम नहीं कर सकती। लेबर पार्टिसिपेशन रेट महिलाओं का केवल 17% है, जो दुनिया में सबसे कम है। तो ऐसी स्थिति में अपन कल्पना नहीं कर सकते कि भारत के सभी लोग एक साथ में आगे बढ़े और भारत आगे बढ़े, वो संभव नहीं हो पाया। तो ये भी कारण था कि हमारे यहाँ सोशियो इकोनॉमिक ऐसी स्थिति थी, सामाजिक रूप से अनटचेबिलिटी थी, छुआछूत थी, रीजनल इम्बैलेंसेस, धार्मिक कट्टरता, ये सब चीज़ों मिला के और देश में कुछ न कुछ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से भी हम पीछे रह गए। और राजनीति देश में राजनीति भी इस प्रकार की रही है, क्योंकि विकास की राजनीति पर चर्चा भारत में बहुत कम हुई है। भारत की राजनीति जाति प्रधान भारत की राजनीति रही है, धर्म प्रधान भारत की राजनीति रही है। विकास को लेकर भारतीय राजनीति में कभी भी संसद जाम कमी हुआ है ऐसा देखने को मिला है। इसीलिए भी देश है वो पिछड़ा रहा है, रीजनल इम्बैलेंसेस रहा है। इसी प्रकार एग्रीकल्चर प्रधान देश हो गया, जैसे मैंने बताया कि 85% भारतीय जनसंख्या आज़ादी के समय कृषि पर लगी हुई थी और कृषि प्रधान भारत देश था। तो वो भी एक प्रकार से
कमियां रही है। तो इसी प्रकार ये सभी 5-7 ऐसे पॉइंट हैं जिसकी वजह से भारत में रीजनल इम्बैलेंसेस हुआ है, क्षेत्रीय असमानताएँ हुई हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।